हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस द ब्लड कंपोनेंट। ब्लड हमारा जो होता है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, मेल में ब्लड कितना होना चाहिए, फीमेल में ब्लड कितना होना चाहिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, और ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि ब्लड हमारा जो होता है वो किन दो पार्ट से मिलकर बना होता है या किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ब्लड हमारा जो है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है या दो मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है और कार्पसेल्स ब्लड का सॉलिड पोर्शन होता है। कार्पसेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। कार्पसेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में 55% पार्ट पाया जाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 55%। कार्पसेल्स कितनी प्रेजेंट होती हैं? 45% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड तो दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्पसेल्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है या प्लाज्मा ये किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में 80 to 90% क्या होता है? वाटर। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? वाटर। उसके बाद 7% होती है इसमें प्रोटीन। 90% क्या होता है? वाटर। 7% क्या पाई जाती है इसमें? प्रोटीन, जिनमें से 3 मेन प्रोटीन होती हैं जो कि लीवर सिक्रीट करती हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें से 3 मेन प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। इन तीनों प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में और भी प्रोटीन पाई जाती हैं, बट ये 3 मेन होती हैं और ये कहाँ से सिक्रीट होती हैं? लीवर से। ये सिक्रीट कहाँ से होती हैं? लीवर से। ठीक है, फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। उसके बाद इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ग्लूकोज पाया जाता है कुछ परसेंट इसमें अमाइनो एसिड पाई जाती है, लिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, जिनमें से 3 मेन प्रोटीन बताई गई हैं। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है? क्लॉटिंग। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ये तीनों प्रोटीन कहाँ से सिक्रेट होती हैं? लीवर से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है या प्लाज्मा के ये पार्ट होते हैं या ये कंपोनेंट किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सीरम। सीरम क्या होता है? जब आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। लेकिन जब हम ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। तो सीरम क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है फाइब्रिनोजन, या एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। इसको हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। प्लाज्मा में ऐसे ही 12 और क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। इस फाइब्रिनोजन को छोड़ के 12 क्लॉटिंग फैक्टर और पाए जाते हैं। टोटल कितने हो गए? 13। फाइब्रिनोजन को लेके कितना हो जाएंगे? 13। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं किसमें? प्लाज्मा में। पूरे प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, बचे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सीरम। लाइट येलो कलर, वैसे प्लाज्मा येलो कलर का ही होता है, बट इसमें से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे वो और लाइट येलो हो जाएगा। ठीक है, हल्का पीला। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपको ये वर्ड नहीं यूज करना है कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटा देने के बाद बचे हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सीरम। आपको क्या टर्म यूज करना है कि प्लाज्मा में से, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन की तरफ 12 क्लॉटिंग फैक्टर और हैं, तो टोटल कितने हो गए? 13। तो आपको एक टर्म यूज करना है कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देने के बाद बचे हुए पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देने के बाद बचे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सीरम। और सेरोलॉजी क्या होता है? ब्लड सीरम की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। ये तो हो गया प्लाज्मा, ठीक है, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का 55। एक्चुअली ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन है? वो प्लाज्मा के थ्रू। क्योंकि इसमें कितना 90% क्या पाया जा रहा है? वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं
कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या इसी को हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, जो कितना परसेंट पाया जाता है ब्लड में, 45%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो कार्पसेल्स होती हैं ये भी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसके भी 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। जो कार्पसेल्स होती हैं ये भी इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, बट आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। अब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की जो संख्या होती है कितनी होनी चाहिए, 5.5 मिलियन, 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 से 10,000। बट आप एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6 to 8,000। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए, अगर 6,000 to 8,000 के बीच में है तो भी ठीक ठाक है। ठीक है, बट अदर बुक में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादातर 8 से 10,000। ठीक है, उसके बाद इसका प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से 3 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की संख्या ह्यूमन में कितनी होनी चाहिए, 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 से 10,000। प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो नॉर्मल है। अब इसका जो लाइफ स्पान होता है, मतलब आरबीसी कुछ टाइम बाद ब्रेक हो जाती है, फिर से नई आरबीसी का फॉर्मेशन होती है। और ये कहाँ ब्रेक होती हैं या कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान। आरबीसी या जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड। और वो कितने दिन बाद, हर 120 दिन बाद आरबीसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और नई आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 4 डेज बाद, मतलब 4 डेज। ठीक है, और प्लेटलेट का लाइफ स्पान कितना होना चाहिए, कितना होता है, 9 डेज। तो ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान 4 डेज, प्लेटलेट का लाइफ स्पान 9 डेज। ठीक है, अब आइएगा इनका शेप कैसा होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव, और ये डिस्क शेप भी कह सकते हैं। बाई कॉनकेव होती है, डिस्क शेप। डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप की होती है, जैसे अमीबा का होता है। स्ट्रक्चर देखे होंगे सभी लोग। ठीक है, तो अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का कैसा होता है, इरेगुलर शेप की होती है। प्लेटलेट का शेप कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स। ये बाई कॉनकेव होती हैं, प्लेटलेट बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉनकेव आरबीसी, प्लेटलेट बाई कॉन्वेक्स, और डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप की होती है। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। ये अपनी सेल्स को क्या कर जाती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, लाइसोसोम, और न्यूक्लियस भी एब्सेंट है। इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन O2 ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप की होती है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में अटैक करा, अगर डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में ठीक ठाक है तो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इनका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। प्लेटलेट का इसमें न्यूक्लियस क्या होती है, इसमें भी एब्सेंट होती है। आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, वो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, O2 हो। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है।